में कि ये साथ साथ आएंगे, वो कह रहे हैं रिपेयर्स करके अकाउंट आएगा। उसका रीजन क्या दे दिया? मैंने कहा कि मैम साथ साथ ही तो है बेटा, लिखा कहाँ है साथ साथ है, तो सप्लाईज में ही ऐसा नहीं होता है, तो इसका क्या अभी मतलब लिया होगा। नहीं, तो इसका क्या मतलब समझ के चले? इसका मतलब है कभी भी लिया होगा गोविंद से, पर रिपेयर्स अभी रिसेंटली हो रहे हैं। तो फिर हम 950 रुपए किस तो चीज वो के दे रहे हैं? सवाल तो मेरा ये है, सवाल रेडियो के। तो फिर रेडियो के अब क्यों दे रहा हूँ? अगर कभी लिया होगा तो फिर मैं अब 950 रुपए क्यों दे रहा हूँ? मेरा लॉजिक समझो, मैं जो बोल रहा हूँ। सी, I am not able, I am not asking you to dispute with your teacher, ठीक है? मैं समझ रहा हूँ भाई, वो अगर नहीं मान रही तो नहीं मान रही, you can't help it, but we have to also understand what is correct interpretation. हमें ये नहीं करना, मैं टीचर के नहीं मान रही तो भैया जो टीचर है बस वो कह रही है उसी को मान लो आंख बंद करके। हाँ, हमें हो सकता है फॉलो वो करना पड़ेगा जस्ट फॉर योर मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, बट हमें पता तो चलना चाहिए ना कि करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या है। अब आप खुद सोचो, पढ़ो इसको, सब लोगों से कह रहा हूँ मैं, सब लोगों से भैया पढ़ के जरा कोई बताओ, क्या आपको लग रहा है कि रेडियो पहले से खरीदा होगा? अगर हाँ बोलते हो तो बस मुझे एक बार बता दो, फिर ये 950 रुपए का यहाँ रेफरेंस देने का क्या लॉजिक? समझ रहे हो मेरी बात? और अगर आपकी टीचर ये कहती है कि इसमें कहीं लिखा तो है नहीं कि अभी खरीदा है, तो फिर मेरा काउंटर उस पर यही है कि भाई 950 रुपए यहाँ जो रेफरेंस दिया उसका यहाँ देने का लॉजिक क्या है? अगर मैंने अभी खरीदा ही नहीं है और ये क्वेश्चन इसका कंटेक्स्ट ही यही है कि हम आपको दोनों चीजें साथ साथ बता ही इसीलिए रहे हैं कि रिपेयर की बात भी इसके साथ ही बता रहे हैं कि 950 रुपए का रेडियो है क्योंकि अभी खरीदा जा रहा है। अगर इसका रेलिवेंस ही नहीं है तो फिर यहाँ डालने की जरूरत नहीं है ना। पॉइंट समझे परीक्षा मेरा? ठीक है, तो सर आपके लॉजिक के साथ ही मैं लड़ी थी, लेकिन फिर मार्क्स नहीं मिलते उसको। देखो मैं एग्री कर रहा हूँ तेरे साथ, और मैंने तो तेरे को बोला था भाई देख 11th में तो कुछ नहीं कर सकते। 11th में तो अगर आपकी टीचर कह रही है 1 + 1 3, तो मैडम यू आर करेक्ट। हाँ, एक बार हम जरूर आपको बताएंगे कि मैडम शायद आप गलत बोल रहे हो, लेकिन अगर उसके बाद भी वो नहीं मानेंगे तो यार कांट हेल्प इट। हाँ, फिर तो भैया ठीक है, अभी फिलहाल हमें पता है कि 1 + 1 2 होता है, लेकिन अगर आप 3 लिखने को तो हम लिख देंगे भैया, क्या करेंगे उसका? ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली सर वो सेम लॉजिक वो तो था ना जो पेपर में आपने दिया था इन्वेस्टमेंट वाला 525 एक्रूड, उसमें भी वो कह रही कि वो एडिशनल करके ऐड होगा कि कौन जो से पहले वाला उसकी बेटा? इन्वेस्टमेंट जो टेस्ट पेपर में दिया था जिसमें हाँ, 10% इन्वेस्टमेंट था, एंड फिर नोट्स में गिवन था कि 525 इज द एक्रूड इंटरेस्ट। अभी देख लेते हैं कौन सा कह रही है, क्योंकि ऐसे तो समझ नहीं आएगा मुझे, क्वेश्चन खोलते हैं फिर समझते ठीक हैं है। उसको, है ना? तो उस पे आते हैं अभी कौन सा वाला कह रहे हो, पर पहले एक बार इसको क्लोज करते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए बेटा, देखो ध्यान से देखो, तो मेरे हिसाब से करेक्ट इफेक्ट मैंने लिख दिया, मेरे हिसाब से पूरा रेडियो में जाना चाहिए, रिपेयर में नहीं जाना चाहिए। मैंने लॉजिक बता दिया आपको कि अगर आपको स्क्रीन 950 नहीं रुपये, शेयर है। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं, ये 950 रुपये अगर आपको लिखा हुआ है कि रेडियो 950 रुपये का है, तो फिर भैया यहाँ पे लॉजिक देने का मतलब क्या? अगर आप कहते हो पहले खरीदा तो मुझे बता क्यों रहे हो 950 रुपये का रेडियो? है लॉजिक नहीं है ना भाई, समझ आ रही है मेरी बात? तो इसीलिए मेरे हिसाब से मैं ये मान के चलूंगा रेडियो भी खरीदा है, और इसी वजह से मैंने रेडियो टू गोविंद किया। एक और मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ ऐसे केस में, परीक्षा एक सजेशन दे सकता हूँ। अगर कभी डाउट होता है ना कि इसका मतलब मैं क्या लेके चलूँ, कि रेडियो अभी था या नहीं था, तो जो आपको सुटेबल अजम्पशन लगती है आप वो साथ में लिख दो कि in the absence of information it is assumed that radio has been purchased and these repairs have been carried out at the time of purchase। फिर अगर आपकी टीचर गलत करती है तो भैया वो तो बहुत, क्योंकि आपकी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्वेश्चन को क्लियरली लिखने की। अगर उन्होंने साफ साफ नहीं लिखा, समझ रहे हो मेरी बात? एम्बिग्यूटी तो है, वी ऑल एग्री ऑन दिस, एम्बिग्यूटी तो है। अगर क्लियरली ये नहीं लिखा कि आपने रेडियो खरीदा है, तो ये भी तो नहीं लिखा कि रेडियो पहले खरीदा हुआ था। भाई मैं अगर लड़ने बैठ जाऊं तो मैं कहूंगा मैम कहाँ लिखा रेडियो पहले खरीदा था? मैं ऐसे भी लड़ सकता हूँ। सर वो कहती है क्लियरली तो लिखा है कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है कि रेडियो पहले खरीदा था मुझे ये? नहीं पता। नहीं तो परीक्षा में मैं सिर्फ ये तुझे ये बता रहा हूँ कि देयर आर आर्ग्यूमेंट ऑन बोथ दी साइड्स, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज नॉट प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड, एंड इन सच सिचुएशंस द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड इज कि अगर आपको लगे कि पता नहीं टीचर ने क्या अज्यूम किया होगा इसमें, तो यू मेंशन योर अजम्पशन। और ये बात मैं पता क्यों बता रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 12th में भी ऐसा होता है, कई बार क्वेश्चन इनकम्प्लीट होता है या क्वेश्चन के दो मीनिंग निकल के आ रहे होते हैं और दोनों मीनिंग से ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, तो हम किस मीनिंग को फॉलो करें? हमें क्या सपना आ रहा होगा कि उसने जब क्वेश्चन फ्रेम किया होगा तो ये सोचा होगा? हमें थोड़ी ना आ रहा होगा यार, हमें थोड़ी ना पता चलेगा। तो ऐसे केस में हम क्या करें,
तो ऐसे केस में कभी भी मल्टीपल व्यू निकल के आ रहे होते हैं क्वेश्चन को पढ़ के, तो सीबीएसई क्या करता है, सीबीएसई दोनों व्यूज को करेक्ट मानता है। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जहां पे दो व्यूज निकल के आ रहे हैं, तो सीबीएसई फिर दोनों व्यूज को ही करेक्ट मानेगा कि अगर आपने व्यू 1 अडॉप्ट किया तो भी करेक्ट है, व्यू 2 अडॉप्ट किया तो भी करेक्ट है। आपका काम क्या बनता है बस उसमें कि आप जो भी अजम्पशन ले रहे हो वो अजम्पशन आप मेंशन करो। ठीक है, कि इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन या इन द एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी इट इज अज्यूम्ड लाइक दिस, ताकि आपके जो टीचर जो भी चेक करे वो फिर उसको अजम्पशन के साथ बैक कर सके कि हाँ भाई अजम्पशन लिखी है बच्चे ने, क्लैरिटी नहीं थी इसलिए उसने ये आंसर लिया, और किसी और बच्चे ने दूसरी अजम्पशन लिया है तो उसके हिसाब से उसका आंसर क्या है, अजम्पशन लिखी है तो देन यू कैन जस्टिफाई। क्लियर हो गई मेरी बात? तो नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा हो तो आप लिख देना, और फिर आप इस बात पे लड़ सकते हो कि मैम आपने यहाँ क्लियरली तो लिखा नहीं है कि परचेज कर रखा है, तो ऑलरेडी परचेज है। समझ रहे हो मेरी बात? और मैं एक और फिर से मैं एक हिंट दूं, इसमें तो खास करके दिख रहा है आपने कहाँ एंटर किया है, परचेज बुक में। क्यों किया होगा परचेज बुक में? क्योंकि आपने अभी परचेज किया होगा। गलती तो इसीलिए हुई होगी ना, मतलब अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू डिस्प्यूट एनीथिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ हिंट कि इससे ही पता चल रहा है। मैं फिर वो देखो लड़ाई का तो कोई एंड नहीं है, है ना, तो वी हैव टू रेस्ट आवर केस हियर। मैंने आपको दोनों सॉल्यूशंस बता दिए कैसे कर सकते हैं। अब ये वाला हो जाएगा आगे, एक इसको पूरा कर दूं पहले बस जस्ट। तो यहाँ क्या आएगा बेटा, ठीक है। आपने यहाँ क्या कर दिया, 1000 कर दिया दोनों जगह, क्योंकि एंट्री की हमने इसको एंटर करा परचेज बुक में इस वैल्यू। क्लियर? तो दोनों ही जगह गलत कर दिया। ठीक, तो गोविंद यहाँ पे सर 100। आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है मेरी आवाज? गाइस मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी गाइस, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज नहीं आ रही है? अगर मेरी आवाज किसी को आ रही है तो जरा थम्स अप करके बताओ भाई। क्या हो गया? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है किसी को? किसी को आवाज नहीं आ रही है, क्या हो गया? अभी आई सर अब आवाज? आ रही है। ये क्या हो गया? अब आ रही है। ये मेरी आवाज का, अरे यार ये इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है, इंटरनेट इज अनस्टेबल टुडे। अब मैं यार अपना वीडियो बंद करना नहीं चाहता, फिर मजा नहीं आएगा बिल्कुल पढ़ाने में, क्योंकि आप वैसे ही डिसइंटरेस्टेड हो जाओगे फिर, है। तो देखते हैं, अगर दिक्कत आएगी तो प्लीज दोबारा बता देना। पर ईशा तेरा फोन गिर रहा है बार बार, ये है। हाँ जी, उसको किसी स्टैंड पे लगा दे प्रॉपर्ली, पीछे कोई किताब विताब रख दे, किताब कहीं हाँ, तो मैं कल से लगाती हूँ। किताब किसी और इस्तेमाल में तो आएगी हमारे यहाँ। हाँ जी, चलो देखो, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से, बस ये वाला कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ, फिर आगे डाउट लेते हैं। तो रेडियो मेरा एज इट इज आ गया 1100 का। ठीक है, परचेज नीचे आ जाएगा, तो टू परचेज 1000 और टू गोविंद 100। ठीक है, तो अगर मैं होता मैं तो भैया आंसर करता। और बताओ परीक्षा, और किसका दिक्कत है? 8th का फर्स्ट। 8th का फर्स्ट, तो ओके 8th का फर्स्ट देखते हैं जरा। रेक्टिफाई द फॉलोइंग रॉन्ग जर्नल एंट्रीज। सजल गुप्ता टू कैश, क्या लिखा है? ये हमने एंट्री कर दिया है, जरा पढ़े क्या लिखा है नरेशन। फॉर पेमेंट ऑफ सैलरी वाया क्रॉस चेक टू सजल गुप्ता डिलेड ओइंग टू हिज बीइंग आउट ऑफ स्टेशन। क्या मतलब हुआ भाई इसका, क्या मतलब हुआ परीक्षा, बताओ जरा। सर साजिल गुप्ता को पेमेंट हुई है, सैलरी मतलब सैलरी पेमेंट हुई है, और वो डिले इसलिए हुई क्योंकि वो बाहर था। क्रॉस चेक का क्या मतलब है? मतलब बैंक इंक्लूड हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। क्रॉस चेक का मतलब बताता हूँ, अभी अभी फिलहाल चेक मान के चलो, अगर चेक लिखा होता तो क्या करते? सैलरी टू बैंक। वेरी गुड, तो आप एंट्री करते सैलरी टू बैंक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे कि डिले हो गया या समथिंग समथिंग, जो भी लिखा है वो सब कहानी। अल्टीमेटली हम तो जब भी, हम अभी क्या कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, सिंपल सी बात। क्लियर हुआ गाइस? दोबारा से पढ़ना चाहो पढ़ लो। हमारा सिंपल क्या हो रहा है इस ट्रांजेक्शन में, सैलरी पे हो रही है। आप आज की डेट पे क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो, चाहे आप पुरानी कर रहे हो चाहे आप अभी की कर रहे हो, अभी तो आप पे कर रहे हो ना, तो आपकी एंट्री होती है। ठीक है, अब आपने क्या कर दी, सजल टू कैश। आई बात समझ में? ठीक है, अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो भाई ये ऊपर क्रॉस करके आ जाएंगे, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या दे रखा है, हाँ रेक्टिफाई करिए ना, सही करो सही करो, मुझे लगा ये रेक्टिफाइड एंट्री दे रखी है। हाँ जी, तो यहाँ क्या बन जाएगा, सैलरी डेबिट कैश डेबिट 5000 5000 टू बैंक टू सर 5000 5000। आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर हुआ परीक्षा? ठीक है, अब क्रॉस चेक क्या होता है, क्रॉस यस चेक, सर। क्रॉस चेक का मतलब समझो। चेक तो देखा है आप लोगों ने,
हाँ जी, चेक देखा है? बोलो, वही कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ, तो चेक कुछ ऐसा सा होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, पे टू, आप यहाँ नाम लिखते हो। हाँ जी, आप नाम लिखते हो, जैसे आप अगर मान लो मेरे को पेमेंट कर रहे हो तो आप यहाँ नाम लिखोगे पे टू राहुल वार्ष्णेय, ठीक है। और फिर अमाउंट लिखोगे, मान लो आप मुझे 1 लाख रुपए पे करो, तो यहाँ नंबर में आएगा और यहाँ पे आपका वर्ड्स में आएगा 1 लाख। क्लियर है, समझ आ गई बात? ठीक है। अब अगर आपने मुझे ये चेक दे दिया, ठीक है, अगर आपने मुझे ये चेक दिया, अच्छा साइन भी करने होंगे, लोग साइन कर देते हैं। ठीक है परीक्षा, अच्छे लग रहे हैं साइन तेरे? तो अगर मान ले कि तूने मुझे चेक दिया 1 लाख रुपए का, अब ये क्या, मेरे को पैसे कैसे मिलेंगे, व्हाट इज द प्रोसीजर? क्या होगा, मैं ये चेक लेके, I'll go and submit it in the bank, and the bank will contact your bank, and then हाँ, they'll cross check the check and then transfer देन ट्रांसफर व्हाट, आगे कंटिन्यू करो पूरा। the money to your bank. हाँ, और उसके बाद बैंक क्या करेगा, मुझे कैसे पैसे देगा, मेरे पास पैसे आपके कैसे आएंगे? अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। अब यही बस इंपॉर्टेंट चीज है, जो आखिरी स्टेप आपने बोला ना, यही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने सिर्फ ऐसे चेक दिया है और मैं ये चेक जाके जमा कराऊंगा बैंक में, तो बैंक ये सारा प्रोसेस तो करेगा, सब कुछ चेक करेगा, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, बट वो मेरे अकाउंट में पैसे नहीं देगा, वो मेरे हाथ में पैसे नहीं देगा। ठीक है, तो कोई भी, और इसमें कोई भी राहुल वार्ष्णेय जाकर के इस तरीके से चेक ले सकता है। समझ आ रही है बात? अगर आपने साथ में लिख दिया अकाउंट पेई, इसको बोलते हैं क्रॉस चेक। ठीक है, ये 2 लाइनें पड़ जाती है ना, तो इसको बोल देते हैं क्रॉस, और इसके बीच में अकाउंट पे लिख दिया तो ये इंस्ट्रक्शन हो जाते हैं। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि अब इसकी पेमेंट अकाउंट के थ्रू ही होगी, यानी बैंक डायरेक्टली पैसे कैश में नहीं देगा, वो सामने वाली पार्टी के अकाउंट में डालेगा। आई बात समझ? तो अगर अकाउंट पे ही चेक नहीं होता तो फिर क्या होता है, फिर सामने वाला बंदा जाकर के कैश में भी पैसे लेके आ सकता है, उसके अकाउंट में पैसे जाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर अकाउंट पे ही चेक होता है तो ऐसे केस में आप जब चेक जमा कराओगे तो पहले पैसे आपके अकाउंट में आएंगे, फिर आप अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, जब भी हम चेक इशू करते हैं तो नॉर्मली अकाउंट पे ही करते हैं, क्यों? ताकि हमारा रिस्क खत्म हो सके। क्योंकि होगा क्या, जब हमारे अकाउंट में इंफॉर्मेशन आएगी तो लिखा आएगा कि ये पैसे इसके इस अकाउंट नंबर में गए हैं, अगर अकाउंट पे ही होगा तो पहले अकाउंट में जाएंगे ना, नहीं तो सीधा क्या लिखा आएगा, पेड टू राहुल वार्ष्णेय। और अगर राहुल वार्ष्णेय ने मना कर दिया, मेरे पास तो पैसे नहीं आए, मेरे से तो ये चेक हो गया था, किसी और ने एनकैश करा लिया, तो प्रूफ कैसे करेंगे? तो इसीलिए नॉर्मली पेमेंट जब होती है तो अकाउंट पे ही चेक के थ्रू ही होती है। समझ आ गई बात? हाँ जी, और बताओ कौन सा डाउट है बेटा? और थर्ड क्वेश्चन सही से नहीं समझा। थर्ड क्वेश्चन सही से नहीं समझा मतलब? मतलब इसी का थर्ड पार्ट, 8 का थर्ड पार्ट। ये वाला समझे, थर्ड पार्ट? ओके, थर्ड पार्ट में देखिए क्या लिखा है, फॉर गुड्स सोल्ड बाय संजय गुप्ता टू दी फर्म, यानी संजय गुप्ता ने फर्म को गुड्स बेचे, फर्म कौन, हम जिसकी बुक्स बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर उसने हमें गुड्स बेचे हैं तो हमने क्या करा, उससे परचेज किया। सीधा सीधा नहीं बोल सकते थे ना, नहीं बोलेंगे, जानबूझ के आपको फंसाएंगे, है ना। तो ये क्या है, परचेज की ट्रांजेक्शन है, सेल की नहीं है। सेल तो संजय कर रहा है, हमें तो परचेज हो रहा है। तो यानी हम इसकी करेक्ट इफेक्ट क्या देते हैं, परचेज डेबिट परचेजेस टू संजय, ठीक है, या संजय गुप्ता, जो भी लिखना चाहो। कहाँ है भैया, 1000 रुपये, ठीक है। और हमने क्या कर दिया, संजय गुप्ता टू सेल्स, अब हो जाएगा। सर 5000 की हुई है परचेज। कहाँ लिखा है, ओह सॉरी, माय मिस्टेक, मैं ये कहने ही वाला था अभी कि ये ध्यान रखना कि वहाँ कुछ लिखा तो नहीं नरेशन में, मॉडल मैंने गलती की। तो ये 5000 आना चाहिए था, आपने उसकी जगह 1000 की वो भी सेल कर दिया। अब क्या होगा, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, परचेज डेबिट है नहीं है, संजय गुप्ता क्रेडिट है नहीं है, तो यानी कैंसिल आउट कुछ नहीं हो रहा है, क्रॉस करके आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगा। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बन जाएगा, परचेज डेबिट 5000, ठीक है, संजय सॉरी संजय गुप्ता तो क्रेडिट होगा, सेल्स डेबिट 1000 और टू संजय गुप्ता 6000। क्लियर हुआ गाइस? समझ आ रहा है कैसे बनाए? यस सर। हाँ परीक्षा, बताओ बताओ। देख है कुछ नहीं, क्लियर है। अगर तू ध्यान से समझे, स्टेप सेम है, स्टेप्स आपके वही है, पहले करेक्ट एंट्री पे फोकस करो, फिर रॉन्ग एंट्री पे फोकस करो, फिर जो कॉमन है उसे काट दो,
ठीक है। फिर उसके बाद देखो रॉन्ग साइड पे जो बचा उसे क्रॉस करके लिखे जाओ, जो करेक्ट साइड पे बचा उसे एज इट इज, और जो रॉन्ग साइड पे बचा उसे क्रॉस करके लिखे, आंसर आ जाएगा आपका। मेन प्रॉब्लम आता है, देखो मैकेनिक्स बहुत इजी है, मेन प्रॉब्लम आता है क्वेश्चन को पढ़ के समझने में कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, हुआ क्या है भाई, होना क्या चाहिए था और आपने क्या गलती की। हाँ निशा पूछो बेटा क्या बात है। और परीक्षा कौन से क्वेश्चन में तो एक और बोल रही थी डाउट था, तो वो मेरे को देख करके बता अभी जरा, टेस्ट में जो बोल रही थी है ना। हाँ निशा पहले आपका डाउट लेते हैं। सर मैंने ग्रुप पर भेजा हुआ है फोटो। मैं खोल देता हूँ बेटा। तूने दो क्वेश्चन भेजे हैं, दो दो फोटोज भेजी हैं, बता बेटा। सर जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें जो कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, वो समझ आ नहीं पाया कैसे करना था। ओके वैसे तो मैं ये वाला अभी आपको भेजूंगा, पर चलो आपने पूछ लिया तो बता देते हैं। अगेन बेटा देखो ये थोड़ा ट्रिकी था, जिनको नहीं समझ आया मैं समझा देता हूँ, या इनफैक्ट मैंने करा हुआ है क्वेश्चन लेकिन यहाँ नहीं है, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। आपको अगर मैं ये पूछूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा। सर नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। गाइस बहुत ध्यान से देखना, ये मजेदार चीज है। जिन लोगों ने कैमरा बंद कर दिया भैया, देखो तुमसे ज्यादा तो मेरे को जरूरत है कैमरा बंद करने की, क्योंकि नेट नहीं चल रहा है, लेकिन मैंने फिर भी ऑन करा है, तो प्लीज कर लो यार। ठीक है तो प्लीज ऑन कर लो, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो होता है नेट सेल्स माइनस जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट, और दूसरा क्या होता है। सर दूसरा वाला नहीं है अच्छे से। अरे क्यों भैया, अभी तो थोड़ी देर पहले तो करा है। अभी शगुन ने सवाल पूछा था तो मैंने लिख के दिखाया था, शगुन ने बताया भी था क्या था, तो इतनी जल्दी भूल गई। बेटा पता होना चाहिए तो। कौन बताएगा मुझे दूसरे वाला फॉर्मूला क्या होता है, परी का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बेटा। सर ओपनिंग स्टॉक प्लस बहुत नेट बढ़िया। परचेज प्लस प्लस, डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बहुत बढ़िया बेटा, याद रखना अब इसको, ठीक है निशा, ठीक है याद होना चाहिए बेटा। और मैंने कभी भी भूल जाते हो तो देख, मैंने आसान तरीका क्या बताया था, कहानी याद करा करना यार। क्या बताया था, ट्रेडिंग अकाउंट को इमेजिन करो, फिर बताया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कैसे सिखाया था फॉर्मूला, रटवाया थोड़ी ना था, याद करवाया था ना कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ, वो याद करा करो। फिर ट्रेडिंग अकाउंट में पहले सबने सारा डेबिट साइड से ऐड कराया था, फिर क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे जो आता है वो माइनस कराया। याद आ रहा है, ठीक है कहानी याद करो। चलो अब जरा ध्यान से देखो, अब अगर मैं उसी चीज को दोबारा से समझू, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, अगर इन तीनों को ऐड करता हूं तो क्या आता है। अगर इन तीनों को ऐड करता हूँ, मेरे पास साल के शुरू होने पे कितना स्टॉक, कितने कितने गुड्स थे, वो ओपनिंग स्टॉक आ गया। मैंने ड्यूरिंग द ईयर और कितने खरीदे, वो नेट परचेज आ गया, यानी टोटल मेरे पास अभी तक जो अवेलेबल है गुड्स ड्यूरिंग द ईयर वो आ गए। और उसके ऊपर कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस भी इन करके, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, यानी एक तरह से क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। आर यू विद मी। दोनों में फर्क है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का मतलब क्या है कि इतने रुपए के गुड्स मेरे पास पूरे साल में अवेलेबल थे सेल करने के लिए, पर क्या मैंने वो एक्चुअली बेच दिए, आंसर इज नो। उसमें से कुछ मेरे पास रह जाते हैं जो मैंने माइनस कर दिए, तो जो मेरे पास रह गए उसको माइनस करता हूँ, तभी तो मेरे पास आता है कि मैंने कितने के गुड्स बेच दिए। आर यू विद मी। ध्यान से समझो दोनों में फर्क क्या है, समझ आया। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कि कितने के गुड्स मेरे पास सेल के लिए अवेलेबल हैं, उसमें से जो मेरे पास साल के एंड में बच गए वो माइनस करें, तो यानी पता चल गया कि जो गुड्स बेचे हैं उनकी कॉस्ट है। थम्स अप करके बताओ सब लोगों को, अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज, जिनको क्लियर है थम्स अप करो, और अगर डाउट है छोटा सा भी डाउट है तो पूछ लो भाई, मैं दोबारा समझा दूंगा, नई चीज है। सर कहाँ से आवाज आई। हाँ निशा। सर अगर जितना हमने सेल किया है उसकी कॉस्ट है तो वो सेल्स के इक्वल नहीं होगा। नहीं नहीं, क्या दोबारा सवाल पूछ, दोबारा क्या पूछ रही है, दोबारा से सर बोलो। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड जो हमने ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस क्लोजिंग स्टॉक किया है, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुआ तो वो सेल्स के इक्वल नहीं होगा। सेल्स के इक्वल कैसे हो जाएगा, मैं अभी करके दिखाता हूँ, फिर ना फिगर्स के साथ बात करेंगे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है मैं अभी फिगर्स लिखता हूँ फिर समझ में आएगा, तो पहले इसको लिखते हैं जरा। तो मैं दूसरा वाला फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, नेट सेल्स माइनस जीपी। तो सेल्स दे रखी है आपको, देखो कितनी है, सेल्स बता रखी है, बोलो जरा कितनी है, 6 लाख है।
हाँ जी, सेल्स दे Yes, रखी है 6 लाख और जीपी आपको निकालना है, तो जीपी मैंने एज इट इज लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक कितना है, क्वेश्चन में दिया है कुछ नहीं दिया, तो ये 0 हो गया। परचेजेस 6,80,000 और रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है, यानी वो क्या हो गया, परचेज रिटर्न। ठीक है, तो ये कितना दे माइनस हो जाएगा 30,000। इसके बाद कुछ एक्सपेंसेस दे रखे हैं, अब उसमें से आइडेंटिफाई करो कौन से डायरेक्ट हैं, तो कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस है निशा? carriage inwards और wages। तो कैरेज इनवर्ड कितना है 20,000 और वेजेस है 50,000। क्लियर हुआ? और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यहां तक क्लियर हुआ? अब अगर मुझे Yes, क्लोजिंग स्टॉक पता चल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। देखो जरा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा कि नहीं? यहाँ तक सबको समझ आया? मैंने कुछ नहीं करा, मैंने ये दोनों जो फॉर्मूले थे, नेट सेल्स माइनस जीपी, उसको एक साइड ले लिया, और जो दूसरा फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, उसको दूसरी साइड ले लिया। ठीक है, तो सिर्फ इसमें अब एक अननोन रह गया मेरा, क्लोजिंग स्टॉक, उस पर आता हूँ अभी। तो पहले इसको ऐसे एज इट इज लिख लेते हैं, 6 लाख माइनस जीपी इज इक्वल टू, ये कितना आया बेटा, जरा ये बताओ मुझे, ये कितना आया? 6,80,000, इसमें 70 ऐड होगा तो ये आ जाएगा 7,750, 7,20,000। 750 में से 30 गया तो 7,20 आ गया। एम आई करेक्ट? हाँ जी, एम आई करेक्ट? क्लियर है गाइस यहाँ तक? ठीक, अब जरा क्लोजिंग स्टॉक को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर क्वेश्चन में कहा है कि जितने के गुड्स आपके पास थे उसके आपने 3/4 बेच दिए, तो आपके पास कितने बच गए? 1/4। वेरी गुड। तो यानी आपके पास टोटल जितने के गुड्स थे वो क्या है, वो ये है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये टोटल अवेलेबिलिटी थी। ठीक है, इसका 1/4 हमारे पास अभी भी बचा हुआ है, तो यानी मैं अगर इसकी क्लोजिंग स्टॉक की जगह ये कर दूं सीधा सीधा इंटू 1/4 ऑफ 7,20,000। आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा? ठीक है, कितना आएगा जरा बताओ मुझे। 1,80,000। और जीपी इधर ले जाते हैं, बाकी फिगर्स को इधर ले आएंगे, तो जीपी इज इक्वल टू 6 लाख माइनस कितना आएगा ये, 720 माइनस 180, 540, यानी जीपी कितना आ गया, 60,000। आई बात समझ में? कैसे निकाला मैंने? अब आप जो बात कह रहे थे ना उसको समझते हैं गाइस, यहाँ तक सबको कैलकुलेशन क्लियर हो गई, कैसे निकाला है मैंने, किस तरीके से करा, सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब जरा लॉजिक समझते हैं जो मैं निशा आपको कह रहा था। यानी हम क्या कह रहे थे, हमारे पास टोटल 7,20,000 रुपए के गुड्स अवेलेबल थे, या नीचे वाले में हाईलाइट कर देता हूँ, 7,20,000 के टोटल इस साल में जब हमारे पास गुड्स अवेलेबल थे वो कितने रुपए के थे, 7,20,000। उसमें से 1,80,000 के गुड्स अभी भी बच गए, उसमें से 1,80,000 के गुड्स अभी भी बच गए, तो हमने जो गुड्स बेचे उनकी कॉस्ट क्या थी, 5,40,000। आई बात समझ में? 7,20,000 के टोटल गुड्स हमारे पास अवेलेबल थे, जिसमें से 1,80,000 के साल के एंड में बच गए हैं, तो हमने जो गुड्स बेचे उनकी कॉस्ट क्या थी, 5,40,000। तो क्या 5,40,000 सेल्स के बराबर है? नहीं, वो तो 6 लाख है, वो तो प्रॉफिट पे बेचा है ना हमने। तो इन दोनों में सब में फर्क समझ आया? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का मतलब है कि टोटल पूरे साल में हमारे पास कितने रुपए के गुड्स अवेलेबल थे, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से हमने कितने रुपए के गुड्स बेच दिए उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और जो बच गए उसे बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर हुआ गाइस? निशात क्लियर है बेटा? यस। हाँ परीक्षा, आप बताओ, आप कुछ पूछ रहे थे, इसी में कुछ सवाल पूछ रहे थे क्या? नहीं क्लियर है? अच्छा, मुझे लगा हल्का सा हाथ ऊपर किया था। ठीक है गाइस, बाकी सबको क्लियर हुआ, लॉजिक क्लियर है? इसकी फोटो खींच लो भैया, साथ साथ फोटो खींचते हुए चलो, जो जो इस तरह की चीजें जो आपको भी समझ नहीं आ रही है। हाँ जी, और एक क्वेश्चन और भेजा था तूने निशा, यस सर। उसमें क्या डाउट है बेटा क्वेश्चन 12 में? सर उसमें ट्रायल बैलेंस में एक आइटम दे रखी है कैरेज और दूसरी आइटम दे रखी है कैरेज इनवर्ड्स, तो वो जो कैरेज दी हुआ है वो कैरेज आउटवर्ड्स होगा। अब आइडियली तो देखो, ओके गुड क्वेश्चन, वैसे अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैंने क्या बताया था,
कि नॉर्मली मैंने क्या रूल बताया था भाई, या तो कैरेज इनवर्ड लिखा हो और कैरेज आउटवर्ड लिखा तब तो क्लियर है। तो क्लियर है भाई कि भाई अगर कैरेज इनवर्ड है तो वो डायरेक्ट है और कैरेज आउटवर्ड है तो वो इनडायरेक्ट है। अब इस क्वेश्चन में अनफॉर्चुनेटली दोनों चीजें अलग अलग दे दी, कैरेज इनवर्ड भी दे दिया और सिर्फ कैरेज भी दे दिया। हमारा रूल क्या होता था, सिर्फ कैरेज दिया तो हम क्या मानते थे, इनवर्ड, है ना। अगर सिर्फ कैरेज दिया होता था तो हम इनवर्ड मानते थे, लेकिन इनवर्ड अलग से दे रखा है। समझ आ रही है मेरी बात? प्रॉब्लम कहाँ आई? निशाद का प्रॉब्लम समझ आ रहा है बाकी लोगों को? अगर सिर्फ कैरेज दिया होता, कैरेज इनवर्ड नहीं होता, तब तो कोई डाउट नहीं था, फिर तो हम कैरेज इनवर्ड ही ले रहे हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में कैरेज इनवर्ड अलग से दे रखा है और सिर्फ कैरेज अलग से दे रखा है, तो अब मैं क्या अज्यूम करूं उस कैरेज को? तू बता निशाद, क्या अज्यूम करूंगा? सर मैंने उसे कैरेज आउटवर्ड ले लिया। तो मैं भी तेरी, अगर मैं भी होगा तो मैं कैरेज आउटवर्ड लूंगा। लॉजिक समझो, उसका लॉजिक क्या है। अगर मैंने इनवर्ड के लिए अलग से अकाउंट खोल रखा है तो फिर मैं एक अलग से कैरेज अगर बोल रहा हूँ तो कैरेज दूसरा ही होगा ना, इनवर्ड तो नहीं होगा ना भाई, ठीक है। गाइस मैं फिर से समराइज कर रहा हूँ, सारा कुछ समराइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर कैरेज इनवर्ड लिखा है और कैरेज आउटवर्ड लिखा है फिर तो बात ही खत्म होगी, फिर तो एंड ऑफ डिस्कशन, क्योंकि जो इनवर्ड है वो डायरेक्ट है, जो आउटवर्ड है वो इनडायरेक्ट। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब सिर्फ कैरेज आता है। तो हमारा बेसिक रूल क्या था, अगर सिर्फ कैरेज होता है तो हम ये अज्यूम करते हैं, क्या करते हैं, अज्यूम, ठीक है। क्या अज्यूम करते हैं कि नॉर्मली कैरेज किस पे होती है, इनवर्ड, इसलिए हम उसे कैरेज इनवर्ड मानते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिर्फ कैरेज के अलावा कैरेज इनवर्ड भी दे रखी है, तो फिर हाउ कैन वी अज्यूम कि ये भी इनवर्ड ही है। अगर वो भी इनवर्ड ही होती तो फिर कैरेज इनवर्ड एक अकाउंट ऑलरेडी खुला है उसी में होना चाहिए ना, अलग से क्यों खोला है? तो फिर व्हाट इज द बेटर अजम्पशन? अगेन है तो अजम्पशन ही, बट व्हाट इज द बेटर अजम्पशन कि हम उसको आउटवर्ड में। समझ आई बात? क्लियर? अननेसेसरी गलती करवाने या आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह की चीजें डाली जाती हैं। अब आप चाहे गालियां दो टीचर को, चाहे कुछ भी करो, भाई कुछ नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा ये चीजें होता है ना कंफ्यूज करने के लिए या आपका टाइम वेस्ट करने के लिए डाली जाती है। अब जो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो गए या जिन्होंने इसको इनवर्ड ही मान लिया, अच्छा आप में से कौन कौन है जिसने इनवर्ड माना, बाय द वे हैंड रेज करो। परीक्षा, ओके, और बाकी लोग बताओ भाई। आरव, अरम, ईशा, वेरी गुड। प्रथम, शगुन, बहुत बढ़िया। तो मुझे एक चीज की तो खुशी है कि आप आंख बंद करके मेरी बात को सुन रहे थे, लेकिन आंख बंद करके सुनो, कान बंद करके नहीं सुनो, साथ में उसका लॉजिक समझो, ठीक है। लॉजिक समझ में आया? मैं हमेशा जब भी कोई चीज अज्यूम करने को बताता हूँ तो हवा में नहीं बताता। आपने पूरा एक साल मेरे साथ पढ़ाई करी है, आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि मैं रटवाता नहीं हूँ भाई, और इसीलिए नहीं रटवाता, क्योंकि अगर जो बच्चे रटके करते हैं ना तो कहेंगे यार कैरेज तो आपने इनवर्ड में लिखा था, मैंने लॉजिक साथ में बताया था कि इनवर्ड में क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इसीलिए जब वेजिस सैलरी, सैलरी वेजिस, जब इसकी बात करी थी तो भी लॉजिक बताया, तो यू शुड नो दी लॉजिक, क्या लॉजिक, क्लियर? समझ आया? हाँ निशा, और कोई डाउट बेटा? नो सर। ग्रेट गाइस, और किसी को कोई डाउट है बाकी बच्चों को? हाँ परीक्षा, तेरा कोई डाउट था बेटा जो तू पूछ रही थी उस समय? हाँ सर, वो मैंने ग्रुप पे फोटो डाल दी। डाल दी, चलो मैं देख लेता हूँ जरा। हाँ बेटा, इसमें क्या डाउट है बताओ। इसमें जो अक्रूड इंटरेस्ट है वो एडिशनल में ऐड करने को कह रहे कहाँ हैं, लिखा है जैसे बेटा? इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट नोट्स अक्रूड में। ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके, ऊपर क्या लिखा है, 10% इन्वेस्टमेंट। तो मैम क्या कह रही है इसमें, क्या मान के चलो? कि इन्वेस्टमेंट पे आपको 1000 मिल गया प्लस 525 वो पिछले साल का होगा, कभी आपने एकदम मार्च वगैरह में ले ली नहीं होगी नहीं, सो ओके मैम, पर ये तो अक्रूड नहीं है नहीं नहीं तो नहीं, करेंट। एक मिनट, मैं सवाल पूछता हूँ पहले, मैं आपसे एक क्लैरिटी लेना चाहूंगा, फिर आप उस पर और एक्सप्लेनेशन देना। हम इंटरेस्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जा रहे हैं वो कितना लेके जा रहे हैं ये बताओ आपके मैम के हिसाब से। 1525। बिल्कुल गलत, उसका रीजन बताओ। जो आप कितना बोल रहे हो, 10,000 का 10% यानी 1000, हाँ, अगर वो मुझे रिसीव हो गया है तो वो मेरे ट्रायल बैलेंस में कहाँ है? वो नहीं हुआ ना रिसीव, उसका आप अक्रूड इंटरेस्ट दिखा रहे हो बैलेंस शीट ओहो, में। तो मैम कह रही है कि ओके, सो मैम कह रही है, तो भाई ध्यान से सुनना मैम क्या कह रही है, बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस है। तो मैम कह रही है इस साल का तो अक्रू हुआ ही हुआ, ये पुराना अक्रू चला आ रहा है। अरे बाप रे, क्या अजम्पशन है। भाई मैंने ना वियर्डेस्ट ड्रीम में भी शायद ये अजम्पशन नहीं लेता,
लेकिन चलो ठीक है जो भी है। बट अब मेरा इस पे एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट है, मैं फिर से सवाल पूछूंगा, ठीक है? आपका मैंने सुन लिया क्या असम्पशन है, अब मेरा एक सवाल का जवाब दूंगा। अगर ये मेरा पिछले साल का अक्रूड इंटरेस्ट है तो ये मेरा ट्रायल बैलेंस के अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर पिछले साल का अक्रूड इंटरेस्ट होता, ठीक है, तो मेरी ऑलरेडी उसकी एंट्री पिछले साल हो चुकी होती, अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड हुई होती कि नहीं हुई होती? तो फिर तो ये ट्रायल बैलेंस में आना चाहिए ना, नोट्स में काहे को आ रहा है? ओमिट हो गया रिकॉर्ड करने से मे बी। ये कहाँ, ये तो बहुत यार तुम असम्पशन पे असम्पशन लेते रहो यार। ये कहाँ लिखा है कि ओमिट हो गया? ना तो ये लिखा है इसके, ये तो यार ये ना अपनी बात को मतलब जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी असम्पशन ले लो। हाँ, ये तो कुछ भी असम्पशन ले लो यार, मतलब वाली बात होगी कि मम्मी मेरे को ना कुत्ते ने काट लिया, मम्मी नीचे देख रही है, कहा है कुत्ता, अरे मम्मी अज्यूम कर लो ना है, मैं बता रही हूँ बस काट लिया तो काट लिया, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। तो मतलब असम्पशन भी एक लेवल पे तो होनी चाहिए, कुछ तो रीजनेबलनेस होनी चाहिए भाई। ये तो देखो, ये तो मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगा, आई एम सॉरी टू से, बट ये बहुत ही मतलब ये तो ना फार फ्रेश्ड असम्पशन, जो मतलब असम्पशन का भी आपने मतलब इतना इलोंगेट कर दिया कि कुछ भी अज्यूम कर लो यार, ये तो वाली बात होगी। ये नहीं, ये तो आई डू नॉट एग्री कि आप ये भी अज्यूम कर लो कि ये हमारे से ओमिट हो गया। ये तो मतलब अपनी बात को जस्टिफाई करने वाली बात है और कुछ नहीं। अदरवाइज यू आर गेटिंग माई लॉजिक, बाकी लोगों को समझ आ रहा है कि भैया अगर इस तरीके से लिखा है, अगर इस तरीके से लिखा है तो इसका मतलब क्या भाई, करंट ईयर का अक्रूड है। अगर पुराना अक्रूड होता तो आपका बैलेंस शीट में आ रहा होता ना यार, वो तो एंट्री पिछले साल कर चुके होते हैं, ठीक है? अगर इसमें ये लिखा होता इंटरेस्ट अक्रूड और इन्वेस्टमेंट ₹525 इन रिलेशन टू लास्ट ईयर, फिर ओमिटेड लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर इन रिलेशन टू लास्ट ईयर या कुछ लिखा होता एज ऑन 1 अप्रैल, ऐसे कुछ भी लिखा होता, कुछ तो हिंट होता, तब तो मैं मान लेता कि हाँ चलो भाई, मैं मान लेता हूँ कि ओमिट हो गया। लेकिन ऐसे हाइपोथेटिकली कुछ भी अज्यूम कर लो, मैं तो ऐसे ये नहीं मान सकता कि यार ये पिछले साल का भी क्या है, तो पिछले 10 साल पुराना अक्रूड है। ऐसे तो मैं ये भी अज्यूम कर लेता हूँ, असम्पशन ही तो ले रही है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ अरे ये 525 अक्रूड है, लेकिन ये अब मिलने वाला नहीं है, बैड डेट। अज्यूम करना कुछ भी कर लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है अगर अज्यूम भी करना है तो बहुत ही हाइपोथेटिकल असम्पशन। आई एम सॉरी बट मतलब मैं नॉर्मली ऐसे अग्रेसिव नहीं होता, बट यार कुछ ज्यादा हो गया ये ज्यादा है, असम्पशन कुछ ज्यादा हो गई। गाइस मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? गाइस कैन यू हेयर मी? हाँ जी गाइस। ठीक हुई है। मेरा आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है कुछ, तो मैंने अपना कैमरा तो ऑफ किया है, आई होप मेरी आवाज आनी शुरू हो जाए। मेरा डेटा भी खत्म हो गया सारा इसके चक्कर में, वाईफाई नहीं चल के दे रहा है। गाइस मेरी आवाज आ रही है? मैंने ना वाईफाई से दोबारा कनेक्ट किया, आपकी बात चल गया तो अच्छी बात है भाई, वाईफाई से कनेक्ट कर देते हैं। पता नहीं क्या बड़े परेशान कर दिया मैंने वाईफाई वालों ने। हाँ जी, कोई सजेस्ट कर सकता है मुझे वाईफाई? तो वाईफाई भी सजेस्ट करो यार, मैं चेंज कराऊंगा वाईफाई, मुझे बहुत परेशान कर दिया पिछले 1-1.5 महीने से, बहुत खराब है। हाँ जी बताओ भाई, तो परीक्षा समझ आ गया पॉइंट? शगुन आपने कुछ हैंड रेस किया था, जल्दी से एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। आई नो थोड़ी लंबी क्लास सर है। हमारी टीचर कह रही है कि हम भी तो अजम्पशंस ले सकते हैं अगर आप अजम्पशंस लेते हो तो। मतलब समझा नहीं। जैसे आपने परीक्षा के लिए परीक्षा ने बताया ना कि आपने बताया कि अजम्पशंस नोट करके लिख दो, तो हमारी टीचर कहती है कि चेक करते वक्त टीचर भी अजम्पशंस लेके चलते हैं। ओके सो बेटा दो बातें। हाँ, पहली चीज, इट इज द ड्यूटी ऑफ द जो प्रिपेयर कर रहा है ना, इट इज द ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन टू एलिमिनेट ऑल दी पॉसिबिलिटीज ऑफ हैविंग एनी असम्पशन। यानी कि आइडियली तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करें जहां ये असम्पशन वाला सिनेरियो ही खत्म हो जाए। आइडियली तो ये होना चाहिए नंबर 1। समझ आए मेरी बात? क्लियर? यानी हर चीज क्लियर कट लिखी होनी चाहिए। हम यहाँ पे ये नहीं इसलिए नहीं बैठे हैं अरे देखते हैं क्या स्निग्धा बता पाएगी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अरे ये तो कौन बनेगा करोड़पति से भी मुश्किल हो जाएगा यार। बस तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है हम कैसे बता सकते हैं? समझ आ रही है मेरी बात? तो आइडियली पहला कि अजम्पशन का स्कोप में ही होना ही नहीं चाहिए जब भी क्वेश्चन बनता है। और इसीलिए मैंने आपको बोला जब हम 12th में जाएंगे तो अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा ना जहाँ मल्टीपल व्यूज है, जहाँ पे अजम्पशन अलग अलग हो सकती है,
तो ऐसे केस में सीबीएसई रिकॉग्नाइज करता है कि दोनों व्यूज ओके हैं, फिर वो दोनों व्यूज में मार्क्स देगा। समझ आ रही है बात? इसीलिए मैंने बोला। तो अगर टीचर कहे नहीं मेरा वाला व्यू ही ठीक था, दूसरा वाला गलत है, यार ये गलत है ना। फिर अगर एक तो तुमने क्वेश्चन ठीक से नहीं बनाया, और अगर दूसरा बंदा अजम्पशन ले रहा है जो कि वो अजम्पशन हो सकती है, तो यू हैव टू एग्री ऑन दैट। तो ऐसे केस में दोनों में मार्क्स देने चाहिए। समझ रही है शोभन मेरी बात? ठीक है, तो हम ये मना नहीं कर रहे भैया, आप अजम्पशन कुछ और ले सकते हो, बट हम भी तो ले सकते हैं ना यार। हमें थोड़ी ना सपना आ रहा है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है, तो आइडियली कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है तो मेरा हमेशा सजेशन ये रहेगा, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस चीज को बार बार प्रशांत आ रहे, पता नहीं क्या सोचा होगा टीचर ने, हमेशा उल्टा सोचती है मेरे से वैसे भी, तो मैं जो ये सोचती हूँ तो ये तो नहीं होगा, ऐसे नहीं सोचना भाई। ठीक है, तो सिंपल सा जो भी अगर लग रहा हो ना मल्टीपल अगर अजम्पशन हो सकती है तो अजम्पशन लिख दो, बेटर, एंड ऑफ डिस्कशन, खत्म। फिर आप लड़ सकते हो टीचर से कि एक तो आपने बताया नहीं, अब मेरे दिमाग में क्या आएगा कि आपने क्या सोचा है, मैंने इसमें अपनी अजम्पशन लिख दी, इसमें क्या प्रॉब्लम है ये बताओ। ठीक है, फिर आप लड़ सकते। क्लियर हो गया? ओके, एक बात और गाइस, किसी आप लोगों ने पहले कुछ पूछा था रेक्टिफिकेशन में, जो मुझे याद आ रहा है वो मैं मिस कर गया। मेरे को अपने इंटरनल ग्रुप पे डिस्कस करना था कि रेक्टिफिकेशन में जो मैंने कहा था कि आपके टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो कुछ गलत अजम्पशन लेके पढ़ा रहे हैं। आपको याद है कुछ ऐसा कोई डिस्कशन हुआ था किसी चीज को? आई एम फॉरगेटिंग क्या था वो। सर सस्पेंस अकाउंट का। हाँ था, वो किसकी कोई ट्रांजैक्शन थी ना जिसमें कुछ था अजम्पशन गलत ले रहे थे। था कि परचेजेस अकाउंट में इतना अमाउंट से ओमिटेड हो गया रिकॉर्ड करना, तो उसमें सस्पेंस परचेजेस अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट रेक्टिफिकेशन एंट्री। मुझे एक बार भेजेगी जरा वो क्या था, ताकि मैं एक बार दोबारा से अपने जो टीचर्स का ग्रुप है उस पर डाल करके एक बार पूछूं कि क्या मतलब इसमें हम असम्पशन ऐसे ले रहे हैं क्या भाई, क्योंकि इट इज वेरी इट वाज वेरी awkward to see कि so many teachers taking this kind of assumption। तो बहुत ही अजीब हो जाएगा यार, तो मतलब बिल्कुल गलत लग रहा था एपरेंटली। तो इसीलिए प्लीज अगर ऐसा वो वाला क्वेश्चन क्या था मुझे एक बार दोबारा भेजो, और उसमें प्लीज मेरे को ये भी बता देना कि आपके टीचर क्या अज्यूम कर रहे हैं। मैं भूल गया हूँ क्या थी आपको सिचुएशन। बताया था कि मैंने अपनी टीचर से पूछा था, तो उनने बोला, मैंने ये बोला कि हम अजम्पशन में नोट में लिख सकते हैं कि अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आई अज्यूम्ड इट एज कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट परचेज। उन्होंने बोला कि हम जब रेक्टिफिकेशन करते हैं तो हम कॉन्सेप्ट लेके नहीं चलते, जो लिखा हुआ है सिर्फ उतना ही। तो जब लिखा ही इनकम्प्लीट है तो कुछ करना पड़ेगा ना भाई। सॉरी यार, मैं कुछ नहीं कर सकता इस चीज पे, टीचर से लड़के कोई फायदा नहीं है भैया। देखो अभी तो 11th में काम चलाना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। 12th में आपको मैं मना कर दूंगा, टीचर चाहे बोले भी ना तो करने दो उसको, जो कर रही है मार्क्स काट रही है काटने दो, क्योंकि 12th में उसके हिसाब से मार्क्स नहीं आएंगे। 12th में हमारे सीबीएसई के हिसाब से मार्क्स आएंगे, सीबीएसई जो मार्किंग स्कीम बनाती है उसके हिसाब से आएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो 12th में तो स्ट्रिक्टली मैं आपको सीधा डे 1 पे बोल दूंगा, सॉरी टू से, मतलब भाड़ में जाए टीचर, करने दो उसको जो कर रही है, हमें नहीं फॉलो करना उसको। समझ रहे हो मेरी बात? 12th में मैं क्लियरली आपको बोल दूंगा। 11th में मैंने शुरू में बोला था भैया चाहे वो गलत पढ़ा रही है सही पढ़ा रही है, 1 + 1 3 है तो 3 है, करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, मार्क्स उसी में देने, तो लड़के कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो वी हैव टू, और 12th में भी काम आएगी वो। 11th में लड़ाई कर जाओगे उससे तो 12th में खुंदक खा जाएगी। तो लड़ना नहीं भैया प्लीज, हाँ करने दो उसको, ईगो अपनी जैसे ईगो अपनी पूरी करनी है करने दो, प्लीज लड़ना नहीं है, किसी ने नहीं लड़ना। मैं बता रहा हूँ कई बार बड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि यार ये क्या मतलब बेतुकी बातें कर रही है, तो करने दो कोई बात। समझ रहे हो मेरी बात? लड़ाई नहीं करनी भाई। 12th में बहुत काम आएगी, जब आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स लगने होंगे बहुत काम आएगी। तो हाँ मैडम आप जो कह रहे हो ठीक है, बहुत बढ़िया, सब सही है। ठीक है, तो कुछ नहीं कर सकते, 11th में काम चलाओ, 12th में हम डिस्कस करेंगे। निशाद मेरे को वो वाला एक बार भेज दो प्लीज जरा, क्या था पॉइंट, वो कौन सी ट्रांजेक्शन थी और उसमें क्या इशू था, थोड़ा सा चाहे तो रिकॉर्ड करके भेज दे, नॉट नेसेसरी के लिख करके भेज रहे हैं, ताकि मुझे समझ आ जाए कि क्या था। मैं भूल रहा हूँ क्या था एग्जैक्टली, तो मुझे वो ट्रांजेक्शन और एक बार रिकॉर्ड करके कि तुम्हारी